हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम समझने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ इकोलॉजिज्म, जिसमें हम समझने वाले हैं इको सोशलिज्म, रिफॉर्मिस्ट इकोलॉजी, इको फेमिनिज्म और इको अनार्किज्म। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इकोलॉजिज्म की टाइप्स को कैटेगराइज करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका जो है उनको कैटेगराइज करने का, दैट इज इनटू डीप एंड शैलो इकोलॉजी। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर किया हुआ है, आप वहां से इसको चेक कर सकते हैं। लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शैलो इकोलॉजी जो है वो एक ह्यूमन सेंट्रिक पर्सपेक्टिव प्रेजेंट करती है, और डीप इकोलॉजी जो है वो पूरे नेचर को इंपॉर्टेंस देती है। इससे ज्यादा अगर आप जानना चाहते हैं then you can check out my previous video। और दूसरा तरीका इकोलॉजिज्म की टाइप्स को कैटेगराइज करने का जो आज हम समझने जा रहे हैं वो है रिफॉर्मिस्ट इकोलॉजी, इको सोशलिज्म, इको अनार्किज्म एंड इको फेमिनिज्म। सो लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। स्टार्ट करते हैं इको सोशलिज्म से, जिसके की प्रोपोनेंट्स हैं विलियम मॉरिस और रुडोल्फ बारो। क्योंकि ये इकोलॉजिज्म और सोशलिज्म का कॉम्बिनेशन है, तो इसका कोर थीम क्या होगा? ये मानता है कि कैपिटलिज्म एनवायरनमेंट का सबसे बड़ा दुश्मन है, वहीं सोशलिज्म इसका दोस्त है, एक फ्रेंड है। तो हम एनवायरनमेंटल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? कैपिटलिज्म को खत्म करके, अबॉलिश करके, या विद इन कैपिटलिज्म कुछ बदलाव लाके। इको सोशलिज्म इंडस्ट्रियलाइजेशन और कैपिटलिज्म को ब्लेम करता है इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए। कैपिटलिज्म सिर्फ अपना प्रॉफिट देखता है, और उसी प्रॉफिट के चक्कर में ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन करके नेचुरल वर्ल्ड को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया है। अर्थ की नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया गया है इन कैपिटलिस्ट द्वारा अपने सेल्फिश ग्रीड के चक्कर में, सो दैट वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें। और इको सोशलिज्म क्या सोल्यूशन ऑफर करता है टुवर्ड्स दीज वेरी इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स? ये मानता है कि ग्रीन पार्टीज फॉर्म करके कुछ नहीं होने वाला है, या एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस बनाकर कुछ नहीं होने वाला है, बल्कि रियल प्रॉब्लम तो कैपिटलिज्म है, उसको एड्रेस करने की जरूरत है। तो एक सोशलिस्ट मूवमेंट लाई जाए जिसके थ्रू कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम को ओवरथ्रो कर दिया जाए, जो कि प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं होगा बल्कि वेलफेयर ओरिएंटेड होगा। ग्रीड और प्रॉफिट के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज को यूज किया जाएगा, जिससे उनका एक्सप्लॉयटेशन रुकेगा। तो ये होता है इको सोशलिज्म। फिर आता है रिफॉर्मिस्ट इकोलॉजी, जिसे कि मॉडर्निस्ट इकोलॉजी भी कहा जाता है। और इस तरीके के इकोलॉजिज्म को आज के जमाने में कई प्रेशर ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टीज प्रैक्टिस करती हैं। एक लाइन में अगर एक्सप्लेन करना हो तो मॉडर्निस्ट इकोलॉजी कैपिटलिज्म को इकोलॉजिज्म के साथ कंबाइन कर देती है। तो ये क्या बन जाता है? ह्यूमन सेंट्रिक पर्सपेक्टिव या टाइप बन जाती है, जो कि ह्यूमंस को इंपॉर्टेंस देती है ओवर द एनवायरनमेंट। ये इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को भी सपोर्ट करती है, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को भी ये बढ़ावा देती है, जैसे कि सीएफसी फ्री अप्लायंसेस को यूज करना। लेकिन कैपिटलिज्म को ये रिजेक्ट नहीं करती है। कैपिटलिज्म की जो कोर वैल्यूज हैं, प्रॉफिट, सेल्फ इंटरेस्ट, मटीरियलिज्म, इकोनॉमिक ग्रोथ, उन सबको ध्यान में रखकर ये चलती है। तो पहले सेल्फ इंटरेस्ट है, पहले प्रॉफिट है, बाद में एनवायरमेंटल कंसर्न है। तो ये बन जाती है ह्यूमनिस्ट इकोलॉजी या शैलो इकोलॉजी। इसका की आइडिया क्या बनेगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिससे कि एनवायरमेंटली सस्टेनेबल कैपिटलिज्म भी कहा जाता है, और वीक सस्टेनेबिलिटी भी बोला जाता है। सस्टेनेबिलिटी क्या है ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और आपको बताया भी है कि कैसे ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट से अलग है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कहता है? कि प्रेजेंट में डेवलपमेंट करो, बट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस। तो प्रेजेंट में अगर नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना है तो करो, लेकिन इतनी नेचुरल रिसोर्सेज जरूर बचाए रखो कि फ्यूचर जनरेशंस के काम आए।
और मॉडर्निस्ट इकोलॉजी से रिलेटेड मेन प्रोपोनेंट है जोसेफ हूबर। ग्रीन कैपिटलिज्म रिफॉर्मिस्ट इकोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। ये वंस अगेन कैपिटलिज्म को एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस के साथ कंबाइन कर देता है। ग्रीन कैपिटलिज्म कहता है कि मार्केट एनवायरमेंटल फ्रेंडली टेक्नोलॉजी जरूर बनाए या इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट जरूर करे, जैसे कि कार्बन प्राइसिंग, विच मीन्स कि अगर आप ग्रीन हाउस गैस एमिट करते हैं तो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। आप मार्केट में नई ग्रीन टेक्नोलॉजीज ला सकते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ला सकते हैं, CFC फ्री अप्लायंसेस बना सकते हैं, सो दैट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। लेकिन आप प्रॉफिट कमाना बंद नहीं कर सकते हैं। प्रॉफिट मेकिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट के लिए अगर हजारों पेड़ काटने पड़े वो भी काटे जाएं, और उनको हम कॉम्पनसेट कैसे करेंगे? मार्केट में नई इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी लाकर, या हो सकता है किसी और जगह पर कुछ पेड़ उगा दिए जाएं जिनकी प्रॉपर ग्रोथ होने में सालों लग जाएंगे। सो बेसिकली ये व्यू पॉइंट कहता है कि डेवलपमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको रोका नहीं जा सकता है। प्रॉफिट मेकिंग इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आता है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम से डील करना। इसीलिए इसको डीप इकोलॉजिस्ट कंडेम करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। वो कहते हैं ये जो अप्रोच है ये अपने आप में इतनी प्रॉब्लमैटिक है, ये क्या सोल्यूशन ऑफर करेगी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के प्रति। सो दिस इज व्हाट रिफॉर्मिस्ट इकोलॉजी इज। फिर इसके बाद आता है इको अनार्किज्म, जिसके सबसे इंपॉर्टेंट प्रोपोनेंट है मर्रे बुकचन, और उनका वर्क है आवर सिंथेटिक एनवायरनमेंट, पब्लिश्ड इन 1962। तो इको अनार्किज्म कंबाइन करता है किसको? इकोलॉजिज्म और अनार्किज्म को। ये मानता है कि अनार्किज्म और इकोलॉजिज्म दोनों में ही बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। अनार्किज्म भी मैं कवर कर चुकी हूं। इको अनार्किज्म मानता है कि नेचर अपने आप खुद से डेवलप होता है और वो खुद को रेगुलेट या मेंटेन भी कर सकता है। इसके लिए किसी एक्सटर्नल अथॉरिटी या कंट्रोल की जरूरत नहीं है। अनार्किस्ट भी तो यही मानते थे कि इंडिविजुअल्स में ये कैपेबिलिटी है कि वो खुद को मेंटेन कर सकें, खुद को रेगुलेट कर सकें। इसके लिए उन्हें स्टेट की जरूरत नहीं है। यही हाल नेचर का है। ऐसा ही मैंने आपको गाया हाइपोथेसिस में पढ़ाया था। याद आया कुछ? नहीं आया तो वीडियो का पार्ट 1 देखिए। इकोलॉजिज्म भी मानता है ना कि नेचर आपस में इंटरकनेक्टेड होता है। इसमें जो इकोसिस्टम्स होते हैं वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं। और इको अनार्किज्म मेनली सपोर्ट करता है डिसेंट्रलाइजेशन और सेल्फ सफिशिएंसी को। ये मानता है कि डिसेंट्रलाइज सोसाइटीज बनाई जाएं, लोग कम्युनिटीज में रहें, जिन्हें की कम्यून्स कहा जाता है। उन डिसेंट्रलाइज सोसाइटीज में डिसीजन मेकिंग की जो पावर है वो भी लोगों के पास होती है, एज इट इज बेस्ड ऑन डायरेक्ट डेमोक्रेसी। सोसाइटी ही डिसाइड करेगी कि कितना प्रोडक्शन करना है, कितना डिस्ट्रीब्यूशन करना है। कुछ भी प्रॉफिट बेसिस पर नहीं होगा, जरूरत के हिसाब से होगा, नीड के हिसाब से होगा। तो दैट विल मेक श्योर कि नेचुरल रिसोर्सेज का कोई ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना हो। अगर जरूरत के लिए हमें 100 एप्पल्स चाहिए तो हम सिर्फ 100 एप्पल्स को यूज करेंगे, उससे ज्यादा नहीं। और ऐसी कम्युनिटीज में क्या होगा कि लोग नेचर के साथ को एग्जिस्ट करेंगे। वो नेचर पर रूल नहीं करेंगे, शासन नहीं करेंगे, ना ही उन पर किसी प्रकार की मास्टरी करेंगे, बल्कि उसके साथ को एग्जिस्ट करेंगे। जिससे क्या होगा कि एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड द नेचर। और ह्यूमन बीइंग्स एक ऑर्गेनिक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे नेचर के साथ। वो रिस्पेक्ट करेंगे नेचर की। अक्सर आपने देखा होगा कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज होती हैं वो नेचर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं। इको अनार्किज्म भी वैसी ही ट्राइबल सोसाइटीज को सपोर्ट करता है, जिसमें लोग कम्युनिटीज में रहें और नेचर के साथ को एग्जिस्ट करें। अफ्रीका में आपने ऐसी ट्राइब्स देखी होंगी जो नेचर में रहती हैं, पेड़ों से उनके घर बन जाते हैं और कंजम्पशन के लिए वो हंटिंग जैसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। तो इसी आइडिया को इको अनार्किज्म सपोर्ट करता है। बाय फोकसिंग ऑन डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेल्फ सफिशिएंसी, उतना ही आप कंज्यूम करो जितनी की आपको जरूरत है, उससे ज्यादा नहीं। फिर फाइनल टाइप आती है इको फेमिनिज्म, जिससे रिलेटेड की प्रोपोनेंट्स हैं कैरन वॉरेन, वंदना शिवा और कैरोलीन मर्चेंट।
इकोफेमिनिज्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इकोलॉजिज्म एंड फेमिनिज्म, और ये ब्लेम करती है पेट्रियार्की को, एनवायरनमेंट की डिस्ट्रक्शन और विमेन पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनके लिए। पेट्रियार्की होती है मेल्स की डोमिनेंस और उनका कंट्रोल, जिसके थ्रू वो विमेन को डोमिनेट करते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू इकोफेमिनिज्म, नॉट जस्ट द विमेन बट नेचर को भी वो डोमिनेट करते हैं। तो इकोफेमिनिज्म का मानना है कि विमेन और नेचर के बीच में एक नेचुरल लिंक है, एक इंट्रिंसिक लिंक है। और वो लिंक क्या है? कई रिलीजन्स और कल्चर्स ऐसे हैं जो अर्थ को एक गॉडेस की तरह दर्शाते हैं, जैसे कि ग्रीक रिलीजन। तो अर्थ को गॉडेस बनाकर फीमेल ट्रेट्स असाइन कर दिए गए हैं। ऑल्सो एक और सिमिलैरिटी है कि विमेन को भी नर्चरर माना जाता है और नेचर को भी। जैसे एक वुमन अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, उसे केयर देती है, वैसे ही नेचर इकोसिस्टम्स की देखभाल करता है, लाइफ को नर्चर करता है। तो ये सिमिलैरिटीज होती हैं विमेन और नेचर के बीच में। फिर इकोफेमिनिज्म एक और सिमिलैरिटी बताता है बिटवीन विमेन एंड नेचर, और वो ये कि दोनों को ही डोमिनेट किया जाता है मेन द्वारा। मेन ना ही सिर्फ इन्हें डोमिनेट करते हैं बल्कि इनका एक्सप्लॉयटेशन भी करते हैं, इन पर अत्याचार करते हैं, क्योंकि मेन अपने आप को मास्टर समझते हैं नेचर का, और विमेन का सबऑर्डिनेशन तो होता ही होता है। तो कैसे इस प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है? इकोफेमिनिज्म सबसे पहले तो ये कहता है कि हमें नेचर को रीवैल्यू करने की जरूरत है। हमें नेचर को सिर्फ एक कमोडिटी की तरह नहीं देखना है या एज अ रिसोर्स टू बी एक्सप्लॉइटेड की तरह नहीं देखना है, बल्कि नेचर को रिस्पेक्ट करना है। बिकॉज एज द गाया हाइपोथेसिस ऑल्सो सेज, नेचर भी तो एक लिविंग एंटिटी है, उसमें भी जान है। तो अर्थ को एक कमोडिटी की बजाय उसकी रिस्पेक्ट की जाए और सोसाइटी में इक्वालिटी और सोशल जस्टिस प्रमोट किया जाए, सबको इक्वली ट्रीट किया जाए, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन भी प्रॉपर तरीके से हो। ऐसा ना हो कि सारे रिसोर्सेज रिच लोगों के पास जा रही हैं, वो इन रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। नो, दैट शुडंट बी द केस। एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए ताकि इंश्योर किया जा सके कि रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉइटेशन ना हो। इसके अलावा जस्ट लाइक डीप इकोलॉजी, इकोफेमिनिज्म भी इकोसेंट्रिज्म को सपोर्ट करता है कि नेचर इज एट द सेंटर, सभी इक्वली वैल्यूएबल हैं, चाहे एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, ह्यूमंस हो, या वाटर, सॉइल, रॉक, माउंटेन्स। एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट एंड एवरीथिंग हैज इंट्रिंसिक वैल्यू। एक और सोल्यूशन भी ऑफर करते हैं इकोफेमिनिस्ट्स, और वो यही कि हमें पेट्रियार्की को खत्म करने की जरूरत है। इंस्टेड ऑफ पेट्रियार्की, सोसाइटी में इक्वालिटी होनी चाहिए, बजाय कि मेल डोमिनेंस के मेन एंड विमेन इक्वल होने चाहिए, तभी नेचर का भी भला हो पाएगा। एज ये व्यू पॉइंट ये मानता है कि विमेन आर क्लोजर टू नेचर देन मेन। महिलाएं ज्यादा क्लोज है नेचर के, प्रकृति के, बजाय कि पुरुषों के। तो इसीलिए हमें सोसाइटी में इक्वालिटी लाने की जरूरत है। तो ये होता है इकोफेमिनिज्म, और ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने समझा द टाइप्स ऑफ इकोफेमिनिज्म, और ये जाना कि इकोफेमिनिज्म की टाइप्स को कैटेगराइज करने के दो अलग अलग तरीके हैं। पहला इनटू डीप एंड शैलो इकोलॉजी, और दूसरा इनटू इको-सोशलिज्म, इको-अनार्किज्म, मॉडर्निस्ट इकोलॉजी एज वेल एज इकोफेमिनिज्म। सो होप द टॉपिक वाज क्लियर टू यू। इसके साथ ही खत्म होता है हमारा फेमिनिज्म का टॉपिक। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा।